नाज़रीन, जहां इसराइल की बमबारी अभी भी जारी है और इसराइल की एक हैबत है और इसराइल की एक रिवायती, अगर हम देखें तो इसराइल ने कई जंगें मिडल ईस्ट में लड़ी और उसमें अरबों को भी शिकस्त दी और एक इसराइल की रिवायती पावर जब हमें नजर आती है और जो बमबारी उन्होंने गजा में की है, जिस तरह से गजा को मलबे का ढेर बनाया है, तो अगर रिवायती अंदाज में देखें तो इसराइल एक ऐसी ताकतवर एक एंटिटी है जो चाहे अचीव कर सकता है। लेकिन अब रियलिटीज हम देख रहे हैं कि बदल रही हैं और मैं आपके सामने एक स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंच रहा है, सूनर और लेटर, देर सवेर हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने एक स्पेशल रिपोर्ट आज छाप दी है, जब नेतन्याहू वाशिंगटन के अंदर अपने पहले पेज के ऊपर उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट छापी है कि ना इसराइल को इसमें कोई अचीवमेंट हुई है, ना इसराइल को इसमें से कोई अचीवमेंट होने वाली है, बल्कि वो अपने आप को उसने डिस्ट्रॉय किया है। और उन्होंने बहुत बड़ी हेडलाइन फ्रंट पेज के ऊपर लगाते हुए लिखा है कि नेतन्याहू ने ये जो जंग है, ये पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इसको आगे बढ़ाया। कोई तुक नहीं बनती थी, कोई बुनियाद नहीं बनती थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नेतन्याहू ने सिर्फ पावर में रहने के लिए इसको आगे बढ़ाया और इसके बाद बिल्कुल नेतन्याहू जो है वो फारिग हो गया। मैं आपको बता सकता हूं कि नेतन्याहू बिल्कुल अपने अंजाम के करीब पहुंच गया है और उसके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। इधर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर हमले किए हैं और 2 इजरायली फौजियों के मजीद मरने की जो इत्तलात सामने आ रही हैं और यूरोपीय यूनियन की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो प्रेशर डाल रही हैं कि फिल फॉर इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको कैंसिल किया जाए। तो ये एक वहां पर प्रेशर जो है वो बिल्ट हो रहा है और वो कह रहे हैं कि फिल फॉर जाए। और इधर इजरायली सेटलर जो है वो देख रहे हैं कि अच्छा नेतन्याहू, यानी एक चीज एस्टैब्लिश हो गई ना, तो वहां ऑलरेडी गुस्सा है और उनके जितने फौजी मारे गए हैं और जो थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं और फिर जिस तरह से ये डिस्प्लेस हुए हैं, तो अब उनके सामने ये रियलिटी भी आ गई कि अच्छा ये नेतन्याहू इस तरह कर रहा था और उसमें उसके क्राइम्स का सारा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया है। और इधर जो है वो जो यूक्रेन की जंग है वो काफी खराब इस तरह से हो रही है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है, फ्रांस और बर्तानिया ने बेसिकली अनाउंस किया है कि वो 50,000 फोर्स है वो यूक्रेन में भेजेंगे। 50,000 फोर्स वो भेजने जा रहे हैं, जो ज़ाहिर है रशिया का सख्त रद्दमल आया और उन्होंने कहा कि ये हमें किसी तौर पर जो वो कबूल नहीं है। और ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी जंग, यानी बहरास्त जंग की बात हो गई कि वो कह रहे हैं हम फौजी वहां पर भेजेंगे। और ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है उससे यूरोप और ज्यादा प्रेशर के अंदर आ गया। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन वॉर में जितना असलहा हमने भेजा है इन 3 सालों के अंदर, वो सारा असलहा उसके पैसे नेटो हमें पे करेगा। नेटो से मुराद मेजॉरिटी तो फिर यूरोप ही बन गया ना, तो यूरोप उसको पे करेगा। ये कुछ देर पहले ट्रंप साहब ने एक नया आप कह लें कि शोशा मार्केट में छोड़ दिया है और यूरोप जो है इस वक्त बिल्कुल वहां पर एक खापड़ी हुई है कि भाई वो देखें, ये जो जंग है बुनियादी तौर पर अमेरिका की जंग थी, ये शुरू ही अमेरिका ने करवाई थी। बाइडेन जामिया में जो उसकी स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी मेकर थी, ठीक है, उसने ये तो यूरोपियंस को बकायदा वो गालियां ऑन रिकॉर्ड बाद में लीक भी हुई कि उसने किस तरह से ये जंग शुरू कराई। यूरोपियंस इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अमेरिका ने बाइडेन जामिया ने जंग शुरू करवाई। अब अमेरिका कह रहा है कि ये वो जो असला हमने दिया वो उसके पैसे भी यूरोप पे करेगा। तो ये तो बहुत एक बड़ी, तो यूरोप जो है ना वो इस वक्त कई तरफा प्रेशर में है। खासकर अगर आप देखें तो एक यह है कि तिजारती जंग उनके साथ हो रही है, तो टैरिफ का प्रेशर अलग से है। फिर यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत डिस्ट्रॉय हुई है और रेफ्यूजीज आए हैं। अब देखना कि वो सस्ता ऑयल और गैस रशिया से खरीद रहे थे और यूक्रेन की जंग की वजह से रुक गया, तो उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। और अब तीसरा फैक्टर ये आ गया है कि अमेरिका कह रहा है कि वो पैसे भी हमें दो जो हमने असलहा भेजा यूक्रेन को, यानी ये बात समझ से बालातर है। तो 3 तरफ से यूरोप जो वो पिस रहा है और चौथी तरफ है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की अगर जंगें आगे बढ़ती हैं और जो उनकी रिप्यूट तबाह हो रही है, जो उनका इमेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये बहरहाल यूरोप को भी अब फैसला करना है। तो ओवरऑल वेस्ट जो है वो आपस में एक बड़े क्राइसिस के अंदर जा चुका है। अच्छा, अब मैं आपके सामने पहले जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम की आई है वो मैं आपके सामने रखता हूं और बड़े कंक्रीट सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि नेतन्याहू और इजराइल जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। देर सवेर हो सकती है, लेकिन इनका जो अंजाम है वो तय है। नाज़रीन, इजराइल के अंदर और बाहर सब ये कह रहे थे पिछले कई महीनों से, कितनी ही रिपोर्ट्स हमने इजराइल के अंदर से आपके सामने रखी, कितनी ही रिपोर्ट्स वेस्ट से हमने आपके सामने रखी, जो इन्हीं के लोग वहां पर, इनके हिस्टोरियंस, थिंक टैंक्स वहां पर बैठकर बात कर रहे हैं कि ये जंग इजराइल को सूट नहीं करती है। देखें, 1995 के अंदर जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ है उसको समझने की जरूरत है। वो इजरायली लीडरशिप ने भी ये समझ लिया कि जो हम ये सोचते हैं ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि फलस्तीनी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ इजराइल यहां पर होगा, ग्रेटर इजराइल होगा और रीजन से हमारी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कोई प्रैक्टिकल बात है ही नहीं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन है इजराइल की, उन्होंने कुछ महीने कबल ये लिखा था, 2024 के अंदर वो रिपोर्ट भी हमने आपके सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल की एग्जिस्टेंस बेसिकली मशरूत है फलस्तीन के साथ, अगर फलस्तीन नहीं हो तो इजराइल भी नहीं है। तो ये उनकी लीडरशिप को बहरहाल बात समझ में आई ओस्लो अकॉर्ड में, ये मसला हल हो गया था। ये मसला हल हो गया था एक तरह से कि ठीक है यार, हम फिलहाल रहेंगे बस और जो है ना इजराइल मजीद एक्सपेंशन नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि नेतन्याहू ने, और उस 95 में ये बन गया जब पिछला सदर जब मारा गया, जिसका इल्जाम इसी के ऊपर लगता है, तो सारी दुनिया ये कह रही थी कि ये जंग इजराइल को सूट ही नहीं करती है,
ठीक है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस जंग को जो है वो आगे बढ़ाता रहा। और आज ये पता चला है कि वो ये सारे फैसले किसी स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर नहीं कर रहा था, रियलिटीज को देखकर नहीं कर रहा था, बल्कि किस बुनियाद पर कर रहा था? अपने जाती मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। तो ये बात तो फिर तय है कि जब भी इस तरह, यानी आप इतनी बड़ी आप जारियत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेनोसाइड, और उसकी रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं। देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने हैं, वो आएंगे, हर सूरत के अंदर आएंगे, और बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इजरायलियों को आगे आने वाले टाइम में मजीद अंदाजा होगा कि नेतन्याहू ने उनके साथ जो क्या किया। तो आज जो है ना वो बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यानी सबके ऊपर एस्टैब्लिश हो गई है कि ये जंग ना इजराइल को सूट करती थी, ना किसी तौर पर इसमें जो उनके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं वो पूरे होने वाले हैं, ना कोई हमास को शिकस्त दी जा सकती है, ना फलस्तीनियों को खत्म किया जा सकता है। बल्कि अब जो इजराइल ने किया है, एक तो उसका हिसाब अलग से होगा, और इजराइल को स्ट्रेटेजिक डिफीट जो है वो हो चुकी है। और नेतन्याहू जो है वो अब उसका क्या करना है, ये अब इजराइलियों ने सोचना है, और बाकी दुनिया ने सोचना है कि इस बंदे का जो है वो करना क्या है। बिल्कुल ये इजराइल को तबाही के तहाने पर ले जा चुका है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम की ये स्पेशल रिपोर्ट पहले पेज के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम जो है ना वो समझ लें इन्हीं का इदारा है, मतलब वो इन्हीं का जो नैरेटिव है उसी को आगे बढ़ाता है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपने पहले पेज के ऊपर उस वक्त छाप दिया जब नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद है, और वहां पर भी यही बात कर रहा है कि हम हमास को जब शिकस्त देंगे। कल का इसका बयान यही है। 7 जर्नलिस्ट हैं सीनियर जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है, और सारे इसके क्राइम्स का कच्चा चिट्ठा वो खोल के रख दिया है, इजराइलियों के सामने भी रख दिया है, और सारी दुनिया के सामने रख दिया। जरा देखिए, वेरी वेरी स्पेशल रिपोर्ट, हाउ नेतन्याहू प्रोलॉन्ग्ड द वॉर इन गाजा टू स्टे इन पावर। बड़ी हेडलाइन। स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर फैसले नहीं हुए, इस रियलिटी के मुताबिक फैसले नहीं हुए कि अगर इस जंग को आगे बढ़ाया तो मिनी इजराइल भी नहीं बचना, ग्रेटर इजराइल तो छोड़ दें, बल्कि क्या स्टे इन पावर के लिए सीक्रेट मीटिंग्स, रिकॉर्ड्स को कैसे अल्टर किया, इग्नोर किया इंटेलिजेंस को, द इनसाइड स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिटिकल कैलकुलेशन सिंस अक्टूबर 7। 21 महीनों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उन्होंने छाप दी। कुछ हेडलाइन मैं 2-4 आपके सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं कि जब हमास ने जो 7 अक्टूबर का मामला हुआ तो नेतन्याहू वाज सेट टू लूज पावर वंस द वॉर एंडेड, 2 years ऑन द वॉर इज स्टिल ऑनगोइंग। नेतन्याहू को यह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अंदाजा था, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वक्त इजराइल के अंदर भी मसाइल चल रहे थे। तो नेतन्याहू को यह अंदाजा था कि ये जो ही जंग रुकेगी तो उसकी गवर्नमेंट नहीं बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी गवर्नमेंट जाने वाली थी। तो जंग की वजह से वो मामला रुक गया, तो उसको यह अंदाजा था कि जो ही जंग रुकेगी तो मेरी गवर्नमेंट जाएगी। तो उसने सिर्फ इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए किया। आवर इन्वेस्टिगेशन, ये चार्जशीट है नेतन्याहू के खिलाफ। आवर इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट क्रूशियल पॉइंट्स नेतन्याहू ड्रैग्ड आउट सीजफायर टॉक्स। नेतन्याहू ने जानबूझकर सीजफायर टॉक्स को ड्रैग किया टू प्रिवेंट हिज कोलिशन कोलैप्स। इसलिए नहीं कि इसके नतीजे में कोई ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, इसलिए नहीं कि हमास को इजराइल हराने की सलाहियत रखता है। अभी आप देखें, ये 40 साल से जो है ना ये हर्जा सराई करता फिरता है, लॉबिंग करता फिरता है ईरान के खिलाफ जंग करने की। जंग की नतीजा क्या निकला है? तो प्लानिंग्स कर लेने से, किसी के खिलाफ जहर उगल लेने से, या जहन में बैठकर मंसूबे बना लेने से सारी चीजें दुनिया में पूरी नहीं हो जाती है। कितनी बड़ी ठुकाई इजराइल की हुई है, सिर्फ 11 दिनों के अंदर भागना पड़ गया इजराइल को, और उसके असरात अभी तक इन्होंने सारी रिपोर्ट जारी नहीं की। तो इसने जानबूझकर सीजफायर टॉक्स को ड्रैग किया, किस लिए? अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल। इतने बड़े मोटे अल्फाज में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है, सिर्फ अपने कोलिशन को बचाने के लिए। और फिर अप्रैल 2024 में एक टेंस मीटिंग हुई, एंड ही ऑप्टेड टू कंटिन्यू द वॉर। और बिल्कुल वो टाइम, अगर आपको याद होगा कि सब चीजें सारे एग्री कर गए थे और नेतन्याहू ने सिर्फ साइन करना था, बिल्कुल तमाम कंडीशंस एग्री हो गई थी। नेतन्याहू उस वक्त जो पीछे हटा, ये उस टाइम ये बाइडेन दौर की बात हो रही है। इसलिए टू कंटिन्यू द वॉर आफ्टर अ की एलाय थ्रेटन टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। जब इसके करीबी तरीन था समुद्र बेन गवर की बात हो रही है, जब उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये पीछे हट गया। और इन द वार्स फर्स्ट मोमेंट से नेतन्याहू ने यह कहा कि ये जो हमास ने हमला किया इसका मुझे कोई पता ही नहीं था, मुझे कोई इंटेलिजेंस ही नहीं थी, बट वी फाउंड दैट he was warned repeatedly of looming threat, just not specifically one from Gaza। अच्छा, ये बात बड़ी सेंसिटिव है इजराइलियों के लिए, क्योंकि इजराइल के अंदर ये इंक्वायरी रुकी हुई है कि गाजा के 7 अक्टूबर को क्या हुआ, इतना बड़ा अटैक हो गया और इजराइल को क्या बिल्कुल पता नहीं था। तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नेतन्याहू को वार्न किया गया था, इसने जानबूझकर उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं किए, ना कोई आगे सिक्योरिटी के इंतजाम किए, ना कोई हमास को सिग्नल किया, या कोई मैसेज किया, या कोई टॉक्स की। इसको इंटेलिजेंस ने वार्न किया था, और ये रिपीटेडली कहता रहा 21 महीनों में कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और वो 7 अक्टूबर की इंक्वायरी रुकी हुई है। वो बड़ा, मैं बता दूं, इसराइल में ये सेंसिटिव मामला है कि वो उस दिन सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन में ये फाउंड किया है कि नेतन्याहू को पता था और इसने जानबूझकर इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि
इसका मकसद था कि एक जंग छेड़ूंगा और उसमें जो है वो मेरा है ना इक्तदार वो प्रोलॉन्ग होगा, जिसको अभी बिल क्लिंटन ने भी बात की। खुद बिल क्लिंटन जो है उसने इराक की जंग छेड़ी थी, इराक में बॉम्बिंग की थी, उसका जो स्कैंडल 90s में आया था। तो बिल क्लिंटन कह रहा है कि मतलब ऐसा बंदा भी इंडोर्स कर रहा है कि ये नेतन्याहू अपने सर्वाइवल के लिए और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। नेतन्याहू की जो टीम है उसने ऑर्डर किया कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है उसको अल्टर कर दिया जाए, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, रिकॉर्ड इसने बदला, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो लीक कर दिए, सिर्फ डिस्क्रेडिट करने के लिए। नेतन्याहू के जो क्रिटिक्स थे और जो कैप्टिव्स की फैमिलीज थी उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए नेतन्याहू ने वो क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन है वो भी लीक कर दी। फेयरिंग दैट, इसको सबसे बड़ा खौफ यह था कि इसका जो कोalition है वो टूट जाएगा। नेतन्याहू रिफ्यूज टू फाइनलाइज अ क्लियर पोस्ट वॉर प्लान ऑन गाजा। इसने कोई क्लियर गाजा में पोस्ट वॉर प्लान दिया ही नहीं, यानी पोस्ट वॉर या डे आफ्टर जो टर्म इस्तेमाल हुई उसका मतलब क्या है कि जिस दिन जंग रुकेगी, क़यामत तक तो नहीं चलनी, एक दिन तो जंग रुकनी है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये सेटअप कैसे चलेगा, क्या होगा उसके बाद गाजा में, ठीक है ना। तो पोस्ट वॉर प्लान इसने कोई तय ही नहीं किया, लीडिंग टू एमलेस बैटलफील्ड स्ट्रेटजी दैट किल्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स एंड स्टेन्स इजराइल रेपुटेशन। बल्कि एक बेमकसद जंग, एक एमलेस जंग इसने जारी रखी जिसने थाउजेंड्स ऑफ फलस्तीनियों को, मासूमों को वहां पर मार दिया और इजराइल की अब रिप्यूट जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड स्टिल अलाउड हमास टू सर्वाइव, और हमास अभी तक मौजूद है। Netanyahu's decisions after the outbreak of the Gaza war were dominated by political and personal interest. बहुत बड़ी रिपोर्ट है और बिल्कुल नेतन्याहू का अंजाम करीब है, यानी इसमें देर सवेर हो सकती है लेकिन अंजाम करीब है। इसको आप एज एन एनालिसिस भी ले सकते हैं कि वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये इसकी बुनियाद, एक जंग होती है ना, आप देखते हैं कि भाई हमारी कितनी ताकत है, ये जो हम अचीव, यानी इधर से तुर्क उठे और कहें हमने तो वो सल्तनत उस्मानिया बनानी है, इधर से पर्शियंस उठे और वो कहें कि हमने अपना पर्शियन एम्पायर जो है वो वहां तक फैलाना है। क्या ये पॉसिबल है? इसको आप हमाकत ही कहेंगे ना कि आज के दौर में ये कैसे पॉसिबल है, तो आगे से शिकस्त होगी, हमाकत इसको कहेगी दुनिया। तो ये भी हमाकत से कम नहीं था कि रियलिटीज को देखे बगैर सिर्फ इस एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और एक एरोगेंस और एक जो उनका तकब्बुर था कि जो चाहे हम कर लेंगे। तो ये सारी चीजें दुनिया में इस तरह से चलती नहीं है, इसका हिसाब किताब भी होगा। और अब एक तो ट्रम्प इंतजामिया के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है कि एक ऐसी जंग जो ना सिर्फ अमेरिकन एम्पायर को डैमेज कर रही है बल्कि इजराइल को भी कोई सिक्योरिटी, कोई महफूज नहीं बना रही है, उस जंग को कंटिन्यू क्यों रखा जा रहा है। ये ट्रम्प इंतजामिया के ऊपर आज की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, नाकाबिले तलाफी कॉन्सिक्वेंसेस जब आने वाले हैं। और इजरायली सेटलर्स वो इस वक्त जनाब शदीद गुस्से में हैं और वो देख रहे हैं कि अच्छा, मतलब वो एक पूरी रिपोर्ट आ गई ना, सारा कच्चा चिट्ठा आ गया, सारी चार्जशीट नेतन्याहू के खिलाफ। अच्छा, नेतन्याहू ऐसे हमें बेवकूफ बना रहा था, वहां पर तो ऑलरेडी गुस्सा है, तो आज उनको मजीद ये बात एस्टैब्लिश हो गई। अभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला करते हुए एंटी टैंक मिसाइल फायर किया, 2 मजीद इजरायली फौजी मारे गए। अभी जो पिछला हमला हुआ है उसमें अभी उन्होंने सारे नंबर्स नहीं बताए, 2 मजीद फौजी जो मारे गए। तो ये सारे फैक्टर्स इस वक्त बता रहे हैं कि बिल्कुल ये शिकस्त के करीब है और वक्त ये साबित करेगा। अच्छा, उधर जो है वो जो यूरोपीय यूनियन है उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो शदीद प्रेशर डाल रही है। अभी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फिल फॉर यूरोपीय यूनियन एग्रीमेंट को कैंसिल करें। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर बिफोर पार्लियामेंट, वी कॉल ऑन द यूरोपीय यूनियन टू इमीडिएटली सस्पेंड इट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इजराइल। फौरी तौर पर एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए, ये शदीद प्रेशर। और यूरोपीय यूनियन ने आपको बता दिया कि उनको यूक्रेन का मसला है, तिजारती जंग है। अब ट्रंप चौथे दिन कोई बात करता है तो वो मिडिल ईस्ट की इस एमलेस जंग से वो बिल्कुल अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उनकी रिप्यूट डिस्ट्रॉय हो रही है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, वी कैन नॉट बी कंप्लिसिट इन द ग्रेटेस्ट जेनोसाइड ऑफ द सेंचुरी। हम इस जेनोसाइड के इसमें शराकतदार नहीं बन सकते हैं। हम ऐसे नहीं याद रखे जाना चाहते कि इस जेनोसाइड में हमारा कोई हिस्सा था और हम कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के फंडिंग बंद हो जाएगी फलाना, कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं, हम इस जेनोसाइड के बिल्कुल खिलाफ हैं। इजराइल्स एक्शन विल रिमेन एच्ड इन द माइंड्स। ये जो जेनोसाइड इजराइल ने किया ये हमारे जहनों से भुलाई ना जा सकेगी। स्पेन का प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द 21st सेंचुरी, ये 21वीं सदी का सबसे डार्केस्ट चैप्टर है, ये हमारे जहनों से खत्म नहीं होगा। ये हर तरफ से प्रेशर है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि बोस्निया एक कंट्री है, ये बल्कान स्टेट्स हैं, ठीक है ना। ग्रीस के ऊपर ये सारी स्टेट्स हैं, मैप के ऊपर देख सकते हैं। तो बोस्निया फॉर्मर जो यूगोस्लाविया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो इस यहां पर एक सेटअप बना, तो यूगोस्लाविया कंट्री था, वो जब टूटा तो उसमें से ये सर्बिया, बोस्निया और ये सारे कंट्रीज निकले। तो बोस्निया में आज एक एनिवर्सरी मनाई जा रही है, आज यादगार मनाई जा रही है किस चीज की। बोस्निया में 1995 के अंदर एक जेनोसाइड हुई थी, ठीक है, मुस्लिम्स की जेनोसाइड वहां पर हुई थी और इसका ताल्लुक आज गजा से है और उस पैरेलल के अंदर आज उसको जो है उसकी बरसी मनाई जा रही है। और उर्दगान ने वीडियो मैसेज जारी किया है
और वीडियो मैसेज में उन्होंने गजा के साथ इसका पैरेलल ड्रॉ किया। पहले मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जो उर्दुगान ने मैसेज जारी किया है, और उन्होंने कहा कि ये वेस्ट ने अभी तक सबक नहीं सीखा है, हिस्ट्री से इन्होंने अपना सबक नहीं सीखा है। उर्दुगान ड्रॉज पैरेलल बिटवीन सर्बैनिका जेनोसाइड एंड गाजा इन 30th एनिवर्सरी मैसेज। उर्दुगान ने कहा कि इजरायली गवर्नमेंट जो है वो विल हेल्ड अकाउंटेबल सूनर और लेटर, इजरायली हुकूमत अपना हिसाब देगी आज या कल। और फॉर इट्स जेनोसाइड्स ऑफ किलिंग नियरली 58,000 पैलेस्टीनियंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी फेलियर टू प्रिवेंट सर्बैनिका जेनोसाइड एंड आल्सो ऑफ गाजा, डार्क स्टेन ऑन द ह्यूमन हिस्ट्री। हमारे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है जो कुछ 30 साल कबल हुआ, ये ह्यूमैनिटी के कंधों के ऊपर आज जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है। द पेन ऑफ द ब्रुटैलिटी मर्डर्ड रिमेन्स फ्रेश इन द हार्ट्स, उसके जख्म आज भी हमारे अंदर ताजा हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा shows that the international community and the west has not learned lesson from the Srebrenica। तो इन्होंने कोई तारीख से सबक नहीं सीखा। अब इसको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूं और गजा के हवाले से इसको जानना बहुत जरूरी है। बोस्निया में क्या हुआ कि वहां पर जो मुस्लिम मर्द थे और बॉयज, यानी मुस्लिम मेंस एंड बॉयज, उनको उनकी फैमिली से अलग करके 1995 के अंदर थाउजेंड्स की तादाद के अंदर फैमिली से अलग करके मर्दों को और नौजवानों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, हजारों की तादाद के अंदर। फिर क्या हुआ कि उनको इज्तिमाई कब्रों के अंदर दफन किया गया, और फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो कब्रें खोदी गई जो इज्तिमाई कब्रें थी। फिर उनको जो है वो कई दीगर कब्रों में, यानी उनके पार्ट्स को जो है वो रिप्लेस किया गया, ताकि एक कब्र में एक पूरी बॉडी ना हो, बल्कि उनके पार्ट्स को एक कब्र में डाल दिया, उसके बॉडी के दूसरे हिस्से को कई मील दूर दूसरी कब्र में डाल दिया, ताकि एविडेंस ही मिटाया जा सके। यानी पूरे पूरे पार्ट्स भी उन्होंने इज्तिमाई कब्रों में दफन नहीं किए, पहले दफनाया, फिर कब्रें खोदी, फिर मुख्तलिफ कब्रों के अंदर जब उनको स्कैटर्ड किया। तो आपको पता है वहां पर क्या होता है, वहां पर पिछले 30 साल से अब उन इज्तिमाई कब्रें खोदी जाती हैं, ठीक है। और आज भी यानी कि वो सारी कब्रें उन्होंने नहीं खोदी हैं, यानी आज उनके प्यारे जो बाद में देखें जब जेनोसाइड हो जाती है ना, जुल्म हो जाता है, तो फिर दुनिया निदामत भी करती है, कसूरवारों को सजा भी देती है और फिर शर्मिंदा भी रहती है। तो अब वहां पर यानी कि सब इसको याद भी करते हैं, और जैसे उर्दुगान ने कहा कि अभी जख्म हमारे ताजा हैं। तो आपको पता है हर साल वहां पर फ्यूनरल होता है। अभी जैसे आज वहां पर फ्यूनरल हुआ है, तो सारा साल खुदाई होती है, यानी इज्तिमाई कब्रों में से जो जो मिल जाती है उनको इज्तिमाई कब्रें, वहां से पार्ट्स निकाले जाते हैं और फिर पार्ट्स का डीएनए किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये किस फैमिली का है। तो वो फिर सारा साल ये काम चलता है। तो हर साल वहां पर एनुअल जो फ्यूनरल है वो होता है, और इसमें जो बॉडीज है उनकी फैमिलीज को, अगर कोई बच गया है, क्योंकि पूरी पूरी फैमिलीज वहां पर शहीद हो गई, तो उनको दिए जाते हैं। लेकिन वो भी पूरी बॉडी नहीं होती, बॉडी का कुछ पार्ट्स उनको दिए जाते हैं कि वो एक रस्म अदा कर सके, उनको दफना सके। तो अभी जैसे मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। थाउजेंड्स गैदर इन सर्बैनिका, ये बोस्निया का एक इलाका है, ऑन 30th एनिवर्सरी ऑफ यूरोप्स ओनली एक्नॉलेज्ड जेनोसाइड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये यूरोप के अंदर ओनली जेनोसाइड है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इस तरह के फ्यूनरल जो है वो एनुअली होते हैं फॉर द विक्टिम्स हु आर स्टिल बीइंग अनअर्थड फ्रॉम डजन्स ऑफ मैस ग्रेव्स अराउंड द टाउन, जिनको जनाजे के साथ दफनाया जा सका, उनके जनाजे जो हर साल अदा किए जाते हैं, जो इज्तिमाई कब्र जो अगर उनको मिल जाती है। ऑफन जो है वो सिर्फ पार्शल को, थोड़ा सा अगर जिस्म का हिस्सा बच गया तो वो उनके प्यारों को दिया जाता है। टिपिकली फाउंड इन डिफरेंट मैस ग्रेव्स, और एक शख्स के पार्ट्स कई कब्रों में से मिलेंगे। आप जरा क्रूएलिटी की इंतहा देखें। इज्तिमाई कब्रें, उसमें भी सारे पूरी बॉडी को दफन नहीं किया गया, बल्कि उसके पार्ट्स करके कई कब्रों में उसको स्कैटर्ड किया गया। तो एक ही शख्स के पार्ट्स कई इज्तिमाई कब्रों में से ढूंढे जाते हैं, समटाइम्स माइल्स अपार्ट, कई किलोमीटर दूर वो कब्रें होती हैं एक दूसरे से। 30 years of search and we are burying a bone। वो आज एक शख्स के बारे में, यानी ये सारा मीडिया आज उसके ऊपर लिख रहा है। तो उन्होंने एक जो शख्स अपने बाप को आज दफना रहा है, उसने कहा कि 30 साल की तलाश के बाद आज हम इस काबिल हुए हैं कि सिर्फ एक बोन, सिर्फ एक हड्डी वो हमें मिली है कि हम उसको दफना सके। आई थिंक इट वुड बी इजियर इफ आई कुड बरी ऑल ऑफ हिम। व्हाट कैन आई टेल यू, माई फादर इज वन ऑफ द 50 किल्ड फ्रॉम इन माई एंटायर फैमिली। क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं उनकी सारी बॉडी को दफना सकता, और मेरे फादर जो है वो उनके साथ जब 50 लोग मेरी फैमिली के शहीद हुए, ये वो शख्स बता रहा है। तो आप जरा नोट करें कि गजा की जो इज्तिमाई कब्रें हैं वहां पर क्या हुआ है, ठीक है ना। गजा में भी तो इज्तिमाई कब्रें हैं और कोई नहीं जानता कि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ है। तो जब ये जंग रुकेगी, इस चीज का तो अब इसराइल को डर है और अमेरिका को डर है कि अब जब वहां पर दुनिया जाएगी तो क्या क्या रियलिटीज जब वहां से सामने आएंगी। यानी 30 साल हो गए वो इज्तिमाई कब्रें अभी तक ढूंढ रहे हैं, तो गजा में क्या सूरत हाल होगी। और ये जो जेनोसाइड, ये जो मजालिम होते हैं ना, ये जब ये छट जाते हैं तो फिर उसका फॉल आउट आता है, फिर जालिमों को सजा भी मिलती है
और दुनिया निदामत में भी जाती है और उनको फिर याद भी करती रहती है। लेकिन यही इंसानियत का सबसे तलख एक आप कह लें कि साइड है, सबसे ये तलख बात है कि जब हो रहा होता है जुल्म तो तब सब खामोश होकर बैठे होते हैं। तो ये एक बात है। अच्छा, इजरायली मीडिया जो है वो लान तान कर रहा है पूरी तरह से नेतन्याहू के ऊपर, और जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अभी ताजा वीडियो जो है वो जारी की हैं, तो उसके ऊपर इजरायली मीडिया अपने हवास खो बैठा है कि इजरायली फौज के साथ ये हो रहा है वहां पर, इस तरह से हम वहां पर जंग जीतेंगे। इजरायली मीडिया रिव्यू अल-कसाम फुटेज अलार्म्ड बाय द फाइटर्स अमंग ट्रूप्स with no proper fire cover or protection at extremely close range and no backup forces detected near during the operation। वो कह रहे हैं कि ना कोई प्रॉपर फायर कवर है, ना कोई प्रोटेक्शन है, फिर इतना एक्सट्रीमली क्लोज रेंज, क्योंकि जो वीडियोस हमारा जारी कर रही है उसमें वो टैंक्स के ऊपर चढ़कर उस ढक्कन में जाकर बम डाल के वापस आ रहे हैं इतने क्लोज रेंज से, और मिलिट्री बुलडोजर्स हैं या टैंक्स हैं बिल्कुल साथ चंद मीटर के फासले खड़े होकर उनको तबाह कर रहे हैं। तो वो इजरायली मीडिया हवास बाख्ता हो चुका है कि ये इजरायली फौज के साथ वहां पर हो क्या रहा है। तो बड़ी जिल्लत इस वक्त उठाना पड़ रही है, और एक तो है डिफीट, दूसरा है इस जेनोसाइड का फॉलो, और वो बहुत बड़ा होगा, आप देखिएगा वक्त ये साबित करेगा। अब जरा इजरायली ऑफिसर की हेडलाइन देखिए, डिफीटिंग हमास विल टेक ईयर्स, हमास को हराने में हमें कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को और हकीकत को आप जरा मद्देनजर रखिए। तो ये है इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल, और फ्रांस और यूके जो है 50,000 ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन भेजेंगे। तो यूरोप के मसाइल बहुत है, सबसे बड़ा मसला यूक्रेन है और सबसे बड़ा मसला ट्रेड वॉर है, इकोनॉमी है। और जब मिडिल ईस्ट के हवाले से यह साबित हो रहा है कि नेतन्याहू अपने सियासी सर्वाइवल के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, तो यूरोप इसको अब अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, यूरोपियन सोसाइटी, और वहां पर जैसे बायकॉट हो रहा है, जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, और रशिया ने कहा कि हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, और ट्रंप ने कहा है कि नेटो जो है वो पे करेगा वो सारा असलहा जो हमने 3 साल में दिया है। अब ये इतनी बड़ी डिबेट वहां पर चल रही है, यानी इतनी बड़ी वहां पर एक ये मामला खड़ा हो गया फौरी से, और ये आगे लंबा चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा मामला है। यानी आप देखें ना कि अमेरिकन इत्तेहादी अब कितने इनसिक्योर हो गए हैं, एक तरफ उनके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, ऊपर अमेरिका कह रहा है वो असलहा के पैसे भी हमें दो। तो ये बिल्कुल वेस्ट जो है ना वो फॉल कर रहा है। अब इनके आपस में इतनी शदीद लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, और यहां पर इसराइल, मैं आपको बताऊं आखिरी बात, इसराइल को ये सारा जुल्म बिल्कुल जेब नहीं देता था। अगर ये थोड़ी सी भी अकल करते, ये थोड़ा सा भी रहम करते, इनको ये बिल्कुल ये जेब नहीं देता था कि ये करें। क्योंकि जब हम सैकड़ों सालों की हिस्ट्री देखते हैं, हम देखते हैं कि हमेशा मिडिल ईस्ट ने इनको पनाह दी है, हमेशा इनके साथ अच्छा सलूक किया है। इनको अगर मार पड़ी है तो कहीं और से पड़ी है, जहां, और जब जब इनको मार पड़ी है हमेशा मिडिल ईस्ट ने इनको आकर पनाह दी है। आप जरा तारीख पढ़े तो सही, यानी तारीख भी फिर डिस्टॉर्टेड है ना। मिडिल ईस्ट ने हमेशा इनको पनाह दिया। अगर ये इस अंदाज में भी देखते ना, तो ये थोड़ी सी अकल करते, थोड़ा सा रहम खाते, लेकिन इन्होंने बिल्कुल लिहाज नहीं किया। और एक रीजन में जहां पर तुम माइनॉरिटी में हो, उसके लोगों को बिला वजह औरतों और बच्चों को मारे जा रहे हो, एमलेसली मारे जा रहे हो। वहां से रिपोर्ट्स हैं कि इजरायली फौजी फॉर द फन लोगों को मारा करते हैं वहां पर। ये गजा की रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। तो ये एक तकब्बुर की जंग थी, ये सिर्फ सियासी एक जंग थी जिससे ना कोई मकासद हासिल होने थे, ना होने वाले हैं। लेकिन अब जो कुछ किया है उसका फॉलो आउट तो आना है। तो ये इस बार होता है, बहुत जल्द उम्मीद तो है कि हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैंने आपके सामने रख दिया कि अंजाम इनका तय है। ये जितना इसको आगे बढ़ाएंगे, ये अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही चीज न्यूयॉर्क टाइम ने तफसीली लिखी है। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुका करें इजाजत। अल्लाह।